नमस्कार। स्वराज डिजिटल की 24 की चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। 7 मई को मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान होना है। 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और 127 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव बहुत नीरस रहा है। पिछले 2 चरण की भी हम बात करें तो दोनों चरणों में नीरस चुनाव रहा है। इस चरण में सभी राजनीतिक दल और जिला प्रशासन, चुनाव आयोग पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम एनालिसिस करेंगे इन 9 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है और क्यों पलड़ा भारी है और पिछला चुनावी इतिहास इन सीटों का क्या कहता है। हमारे साथ विश्लेषण में शामिल रहेंगे अजय त्रिपाठी जी, स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अजय जी, हम शुरुआत वहीं से करते हैं, ग्वालियर चंबल से, जो कि एक बहुत अलग ही वहाँ सेंटिमेंट्स काम करते हैं। वहाँ का वोटिंग ट्रेंड अलग है। वहाँ पर जाति भी काम करती है और अन्य मुद्दे भी वहाँ पर काम करते हैं और अन्य दलों का भी वहाँ पर कई मरतबा हमने देखा बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है अपना असर दिखाते हैं। लेकिन इस चुनाव में चूंकि 7 मई को मतदान है और ये आखिरी खंदक की लड़ाई में प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है, कल प्रचार भी थम जाएगा। आपको क्या लग रहा है, ग्वालियर चंबल से किस तरीके की सूचनाएं आप तक आ रही है मुरैना, भिंड और ग्वालियर और गुना की सीटों को लेकर? देखिए, ग्वालियर चंबल की चारों सीटें, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और गुना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पूरे इलाके में जो मध्य प्रदेश का बड़ा ऐसा इलाका माना, बड़ा खतरनाक इलाका जिसे कहते हैं, कई बार माना जाता है, उसके बावजूद वहाँ का जो वोटिंग स्टाइल होता है वो जाति समीकरणों पर निर्भर होता है। पर बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशील जी, वो ऐसा इलाका है कि जहाँ जाति समीकरण और पार्टियों के समीकरण अपने मुताबिक होते हैं। अगर व्यक्ति दमदार है तो वो पार्टी के लिए जाति समीकरण में फिट बैठता है। जातियाँ अकेले डिसाइड नहीं कर पाती वहाँ पर। अगर गुर्जर जिस पार्टी के साथ होंगे तो पार्टी पावरफुल हो जाती है। आप देखिए, बहुत जगह पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम बैकवर्ड के नेताओं ने अच्छी पकड़ बनाई, लेकिन ग्वालियर चंबल में बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण नेताओं को टिकट दिया, जिताया। तो वहाँ अपना दबदबा, व्यक्ति का अपना दबदबा, चाहे वो अजय जी, अगर हम सीट वाइज भी चले, जैसे मुरैना में शिवमंगल सिंह तोमर और नीतू सिकरवार, सत्यपाल सिंह सिकरवार के बीच मुकाबला है। कांग्रेस से सत्यपाल सिंह सिकरवार है और बीजेपी से शिवमंगल सिंह तोमर। दोनों ही विधायक का चुनाव लड़े हैं, दोनों विधायक का चुनाव जीते भी हैं और शिवमंगल सिंह तोमर चुनाव हारे भी हैं विधायक का। 2 ठाकुर प्रत्याशियों के बीच में मुरैना मुकाबला दिलचस्प सा है। और बहुजन समाज पार्टी की भी बात करें तो रमेश गर्ग वहाँ से प्रत्याशी हैं। और एक इस बीच में जो चुनाव प्रचार के दौरान एक जो डेवलपमेंट हुआ है कि बलबीर डंडोटिया जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये पूरे इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, किसका पलड़ा वहाँ पर भारी दिख रहा है आपको? देखिए, वही मैं आपसे कह रहा था कि मुरैना इलाके में व्यक्ति का प्रतिष्ठता जो होती है वो पार्टी से ऊपर हो जाती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आपका कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी। आप भारतीय जनता पार्टी ने उस इलाके में कई बार जीत दर्ज की। अब देखिए, जहार सिंह शर्मा साहब ब्राह्मण नेता हुआ करते थे, वो बड़े मतों से जीता करते थे। मथुरा प्रसाद महंत, जहार सिंह शर्मा, ये ऐसे नेता जिन्होंने वहाँ कमान कायम की। लेकिन बाद में वहाँ पर 3 गुटों में बढ़ गया। ठाकुर गुट अलग है, ब्राह्मण के गुट अलग हैं और गुर्जरों का एक वोट बैंक बहुत बड़ा वहाँ पर है। तो अभी जो बीजेपी ने नया खेल किया वहाँ पर, जो बलबीर दंडोतिया को लाए, बलबीर दंडोतिया अपने आप में प्रतिष्ठित नेता हैं और बलबीर दंडोतिया का बीजेपी के साथ जुड़ना, ये माना जाता है कि ब्राह्मणों के वोट प्लस बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था वो डाइवर्ट होगा। लेकिन ये तय जो आप बात कर रहे थे कि दोनों ठाकुर, कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से ठाकुर नेता चुनाव मैदान में, लेकिन ये तय है कि दोनों के अपने अपने सेक्टर बटे हो गए हैं। अगर मुरैना में सिकरवार फैमिली जो है उसकी चलती है तो दिमनी जो इलाका है वहाँ पर तोमरों की चलती है। उस इलाके में ठाकुरों में भी बने अलग अलग तोमरों की, तोमर, कुशवाहा, भदौरिया, इन सब की आपस में कई बार नहीं पड़ती और राजनीतिक समीकरण होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज की स्थिति में बीजेपी दंडोतिया को तोड़ने के काफ़ी स्थिति में आ गई। लेकिन ये तय है कि वहाँ कसमकस है, कांटे की टक्कर है। पर आखिरकार जिस तरह पिछले 2-3 चुनाव हम लोगों ने देखा है कि थोड़ा सा पड़ला मुझे जो है व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी का भारी दिखाई पड़ता है। 2 अपडेट और उसमें मैं आपको रामनिवास रावत भी बीजेपी में जा चुके हैं। श्योपुर जिले में बड़े कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं और विधायक बनने के बाद और अभी हाल ही में जो है उन्होंने चैलेंज भी किया था कि नहीं जाएंगे, लेकिन फिर तमाम परिस्थिति वो चले गए। और मुरैना की मेयर भी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। अब इस माहौल में कांग्रेस के लिए वहां पर क्या बचा है? वही मैंने आपसे कहा कि जो ओबीसी का वोट बैंक था वो गुर्जरों का बड़ा वोट बैंक है, वो हमेशा कांग्रेस के साथ बहुत सारा रहता था। आप देखिए, तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे रुस्तम सिंह बीजेपी के बड़े नेता थे, पहली बार में विधायक बने, मंत्री बन गए, फिर रुस्तम सिंह का धीरे धीरे पार्टी में रहते मोह भंग। दिनेश गुर्जर वहाँ पर युवा कांग्रेस के माध्यम से किसान कांग्रेस की राजनीति करते हैं, वो इस बार चुनाव जीते। तो गुर्जरों का एक अपना दबदबा है और ओबीसी वर्ग का अपना दबदबा है। लेकिन बीजेपी ने इनको रावत साहब को तोड़ करके, जो कि श्योपुर कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, विजयपुर
बीजापुर कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, वहाँ से जीत करके आते थे कई बार, और एक दबदबा उनको ला करके बड़ा वोट बैंक किया है। और भाजपा के जो अपने बाबूलाल मेवरा जैसे नेता, जो ओबीसी के बड़े नेता, जो विजयपुर से चुनाव जीता करते थे, उनको वहाँ पे होना, और पूरी की पूरी ये समझिए कि बलबीर दंडोतिया ग्रुप में ब्राह्मण वोट बैंक और रामनिवास रावत ग्रुप में ओबीसी वोट बैंक को बीजेपी ने तोड़ करके अपने पक्ष को मजबूत किया। निश्चित रूप से कि मुरैना शहर में, दिमनी में, इन इलाकों में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। ठाकुरों का आपसी दबदबे की लड़ाई है, वो बीजेपी भारी पड़ी, लेकिन बीजेपी ने ये दांव खेल करके अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है वहाँ पर। एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत टिपिकल एरिया इसलिए भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा चुके हैं, और उसके बाद उपचुनाव हुए तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन ग्वालियर चंबल की उपचुनाव वाली सीटों पे नहीं हुआ था। भले बीजेपी ने सीटें ज़्यादा जीती थी, पर कांग्रेस ने भी नेक टू नेक फाइट देने की कोशिश की थी। दूसरा ये है कि इस विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा ग्वालियर चंबल से वैसा रिजल्ट नहीं आया जो एक लगता था कि सिंधिया राजघराने के जाने से। सिंधिया फैक्टर के होने के बावजूद बीजेपी इतनी कश्मकश में क्यों है कि उन्हें तमाम नेताओं को जो है बीजेपी में शामिल हो रहे, क्या है, क्या आखिर वहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम वहाँ सिर्फ होती है कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की लड़ाई होती है। मध्य प्रदेश के या बाकी राज्यों के हिस्सों में जब हम जाति की बात करते हैं, सामाजिक समीकरण की बात करते हैं, जाति समीकरण की बात करते हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल वो इलाका जहाँ व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है सब कुछ। वहाँ जाति समीकरण, सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण होते हुए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जब दांव पर लग जाती है तो उसके लिए वहाँ का व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है। वही यही रामनिवास रावत आप देखिए ना, आपको याद होगा दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जब मंत्री थे, उसके बाद ये हटे तो इन्होंने ये आपको अच्छे से याद होगा कि नहीं, रामनिवास रावत दावा किया अगर चंबल में डकैतों को नहीं रोका गया तो मुझे बंदूक लेकर उतरना पड़ेगा। ये डायलॉग था। आप उसके बाद कंसाना को देखिए, कंसाना पहले दिग्विजय निर्दलीय रहे, फिर दिग्विजय सिंह के साथ चले गए, फिर बीजेपी में आ गए। तो वहाँ व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बहुत काम करती है। तो जहाँ मुरैना का जितने इलाके, सबलगढ़ हो, कोलारस हो, उसके बाद आप चले जाइए दिमनी चले जाइए, श्योपुर चले जाइए, विजयपुर चले जाइए। थोड़ा सा विजयपुर का इलाका जो है, श्योपुर का कराहल वगैरह छोड़कर जहाँ आदिवासी वोट बैंक है उसको छोड़ दें तो बाकी पूरे मुरैना कॉन्स्टिट्यूंसी में सुशील जी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा लड़ाई होती है। और रुस्तम सिंह को देखिए, रुस्तम सिंह ने आखिरकार बीजेपी के खिलाफ माहौल बना दिया। बीजेपी में होते हुए भी उनके लड़के को टिकट देना था, उनके लड़के को बसपा से टिकट मिला, तो वहाँ सब कुछ व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बन जाती है। इसलिए महाराज या ग्वालियर राजघराना उस इलाके का होते हुए बहुत ज़्यादा दबाव, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता। जो प्रभाव ग्वालियर अंचल के ग्वालियर में, गुना में या भिंड में या शिवपुरी में, दतिया में पड़ जाता है, वो मुरैना में नहीं पड़ पाता है। तो अजय जी, बिल्कुल मुरैना मतलब व्यक्तिगत राजनीति ज़्यादा महत्व रखती है दल की अपेक्षा। अब हम चलते हैं भिंड की तरफ। भिंड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और यहाँ से संध्या राय पिछली बार भी सांसद थी, इस बार पुनः जो है उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। और कांग्रेस से फूल सिंह बरैया जो कि विधायक अभी 2023 में चुने गए थे, बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, एक खुद का भी दल बनाया था, ये अब फूल सिंह बरैया सामने है। और बहुजन समाज पार्टी से देवाशीष जरारिया हैं जो कांग्रेस में थे और टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। भिंड में आपको क्या नज़र आ रहा है, किस तरीके की वहाँ पर किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, और क्या संध्या राय तीसरी बार संसद में पहुँच पाएंगी या फूल सिंह बरैया एक बड़ा रोड़ा बनेंगे, क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव तो बड़े अच्छे उससे जीते हैं? देखिए, भिंड का पुराना इतिहास आप उठा के देख लीजिए। जब भिंड जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी तो तमाम दिग्गज यहाँ से चुनाव लड़े, और भिंड में आप देखिए कि ये अनुसूचित जाति के लिए भले आरक्षित सीटों पर दबदबा आज भी वहाँ पर ठाकुर और ब्राह्मणों का है। चाहे आप समझिए कि अरविंद भदौरिया को हो, डॉक्टर लाहर गोविंद सिंह लाहर वाले हों, या आप समझिए चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का परिवार हो, ये पूरे फैमिली ग्राउंड बैकग्राउंड देखिए, ये दबदबे के साथ ये डिसाइडिंग फैक्टर का काम करते हैं। तो वहाँ पर ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर का काम करते हैं। उसमें फिर कई बार देखिए बीजेपी की सबसे मुफीद सीट थी गोहद, लाल सिंह हार गए चुनाव, क्योंकि उस इलाके में डिसाइडिंग फैक्टर ठाकुर और ब्राह्मण होते हैं। तो अभी बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस में जरारिया को तोड़कर के बहुजन समाज पार्टी की तरफ डाइवर्ट कर दिया, वो बीजेपी की राह का एक बड़ा कांटा निकल गया है जो जीत में कई बार आड़े आता था। तो मुझे लग रहा अब बीजेपी ये त्रिकोणीय संघर्ष वहाँ का अगर कह सकते हैं, तो अगर 1,00,000-1,50,000 वोट भी जरारिया ले गए, आशीष जरारिया, तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी में संध्या राय जी को बड़ा फायदा होगा। और संध्या राय एक या कोई भी वहाँ चुनाव लड़े बीजेपी या कांग्रेस से, मैंने फिर आपसे कहा कि फूल सिंह बरैया, क्योंकि उनकी अपनी प्रतिष्ठा की, बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, बहुजन समाज पार्टी के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तमाम दलों से होते हुए हर जगह टेस्टिंग की, तो वो एक जमीनी नेता हैं, उनकी अपनी पकड़ हो सकती है, उनके लिए बैकिंग कांग्रेस कर सकती है। लेकिन संध्या राय एक बड़े बीजेपी नेता के परिवार से हैं, उसके बाद भी 3 चुनाव लड़ चुकी हैं, 2 बार जीत चुकी हैं, महिला आयोग में रही हैं, उसके बावजूद भी बैकिंग जो होगी वो बीजेपी की होगी। और ठाकुर वोट जो हैं वो अगर सपोर्ट कर देंगे, ब्राह्मण वोट सपोर्ट करेंगे, तो संध्या राय की जीत सुनिश्चित है। और जो जरारिया वाला खेल हुआ है, ये निश्चित रूप से पॉलिटिकल गेम बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा।
चलिए अब भिंड को से हम आगे चलते हैं, ग्वालियर की तरफ चलते हैं। ग्वालियर चूँकि सिंधिया राजघराने के सीधे प्रभाव वाली सीट है और वहाँ पर बीजेपी ने भारत सिंह कुशवाहा पर इस बार दाव लगाया है, जो कि पिछला विधानसभा चुनाव हारे हैं, और कांग्रेस से भी हारे हुए ही विधानसभा हारे हुए व्यक्ति पर दाव लगाया। प्रवीण पाठक युवा नेता हैं, तो ये दोनों, और इस बीच में बहुजन समाज पार्टी से कल्याण कंसाना है। तो मुझे यहाँ बहुजन समाज पार्टी का खैर ग्वालियर में बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, पर प्रवीण पाठक ब्राह्मण वर्सेस जो है ओबीसी वाला जो फैक्टर, और इस बीच में ठाकुर और अन्य वोट कहाँ किस तरफ जाएगा, ग्वालियर में आप किस तरीके की माहौल देख पा रहे हैं? ये ग्वालियर का अगर पिछले 4-5 चुनाव का आप टेस्ट करो, उसका टेस्ट को देखो तो एक बात बड़ी समझ में आती है कि वहाँ चुनाव दो हिस्सों में बढ़ता है, एक महल समर्थक पॉलिटिक्स और दूसरा आरएसएस समर्थक पॉलिटिक्स। क्योंकि ग्वालियर का जो चाहे लश्कर पूर्व हो, लश्कर पश्चिम हो, ग्वालियर हो, मुरार का थोड़ा हिस्सा छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा पूरा का पूरा इलाका महाराष्ट्रियंस वोट बैंक और महाराष्ट्रियन वोट बैंक मैक्सिमम आप देखिए कि उनके साथ खड़ा होता है, संघ के साथ, आरएसएस के साथ, और आरएसएस का वहाँ दबदबा है। इसीलिए आप समझिए कि आज से कई साल पहले सब, जब ये आप विवेक सेजलकर जी आज सांसद हैं ग्वालियर के, इनके पिताजी हुआ करते थे सांसद किसी ज़माने में, उसके बाद वहाँ पे जो मिल रहा, जो दबदबा महल का होता है या आरएसएस का, इन दोनों दबदबे में जो भारी पड़ जाता है उसकी जीत होती है। बाकी जो आप मुरार से ओबीसी का जीत जाता है, उसके बाद लश्कर से कोई वाणिज्य वर्ग का व्यक्ति जीत जाता है, लेकिन जब लोकसभा की बात होती है तो पूरा दबदबा जो होता है। और मुझे लग रहा है कि अगर सिंधिया इस समय सिंधिया राजमहल से हैं, जो कि सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राजमहल से हैं, तो राजमहल का दबदबा प्लस आरएसएस का दबदबा दोनों साथ होंगे तो बीजेपी के लिए मुफीद सीट ज़्यादा होगी। ये बड़ा चुनाव, बड़े स्तर पर चुनाव लड़ा जाता है, और ऐसी स्थिति में बीजेपी का पलड़ा वहाँ पर मुझे ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, ग्वालियर का भी आपने विश्लेषण कर दिया। हम नेताओं के का भी इस पर चर्चा करेंगे, इस पूरे ग्वालियर चंबल पर ही फोकस रहेगा हमारे चर्चा में। एक और सीट बची है, सबसे महत्वपूर्ण सीट है गुना की जी, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद पहले राज्यसभा में गए, मंत्री बने, और अब जो है लोकसभा चुनाव में उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैदान में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से 2019 में वो अपने ही चेले केपी यादव से हारे थे। और कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा वो ट्विस्ट दिया है इस चुनाव में कि कांग्रेस बीजेपी के कद्दावर नेता थे यादव जी, नाम भूल रहा हूँ मैं, राव देशराज सिंह यादव जी के पुत्र को जो है चुनाव मैदान में उतारा। ये भी विधानसभा चुनाव लड़े थे, वो चुनाव हार गए थे। तो यहाँ पर चूंकि यादव बहुल है और यहाँ का एक गुना में सिंधिया हार का स्वाद चख चुके हैं, तो आप ये भी हमें बताइएगा कि इस चुनाव में सिंधिया वो कौन सी जो है, जिन गलतियों के कारण पिछला चुनाव हारे, या उन चीज़ों को किस तरीके से दूर कर रहे हैं, और यहाँ आप कैसा मुकाबला देख रहे हैं? क्या एक तरफा है या यहाँ भी कांग्रेस थोड़ा बहुत अच्छा करने की स्थिति में आ रही है? देखिए, गुना शिवपुरी सीट जो है सुशील जी, वो मूलतः आप जब गुना में आते हैं तो गुना महाराजा बनाम राजा दिग्विजय सिंह राघोगढ़ के राजा, जो गुना जिले की महत्वपूर्ण जगह है, और गुना जिले की चूंकि दो सीटें जो राघोगढ़ और चाचौड़ा, ये इस गुना कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आती हैं, लेकिन पड़ती वो गुना जिले में है, उनका जिला मुख्यालय गुना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो दबदबे की लड़ाई होती थी, जाति समीकरण का खेल नहीं होता था वहाँ पर, वहाँ सारा खेल पॉलिटिकल समीकरण होता था, पॉलिटिकल पटक, एक दूसरे के खिलाफ पटकनी देने का मामला होता था। वो था राघोगढ़ राज परिवार और सिंधिया महाराज का परिवार, इन दोनों के बीच जो टसल होती थी, ये उसका परिणाम निकलता था। इसके बावजूद चूंकि इसके पहले महाराज एक बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन जब से गुना जिले को काट करके अशोकनगर जिला बढ़ा, तो एक नया समीकरण तैयार हो गया, वो था यादवों का। किसी ज़माने में राव देशराज सिंह जी बीजेपी के संघ के परिवार से आते थे, और 92 का जो राम मंदिर आंदोलन था, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, और उसने उनको बड़ा तवज्जो दी। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद उनकी पत्नी, उनके बेटे कांग्रेस में आए, फिर उसके बाद बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तो आज की तारीख में जो यादव वोट बैंक है, वो एक कलेक्टिविटी, फिर कलेक्टिव, पिछली बार भी यादव वोट बैंक के कारण ही महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा व्यक्ति हार गया वहाँ चुनाव। इस बार भी वहाँ अगर जो कनेक्टिविटी हो रही है वो यादव वोटों की हो रही है। मुगावली से लेकर के आप मुगावली चले जाइए, अशोकनगर चले जाइए, ईसागढ़ चले जाइए, उस पूरे इलाके में यादवों का वोट बैंक। फिर उस तरफ आप थोड़ा पीछे घूम जाएंगे तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट का जो पोहरी इलाका है, जो भैया जी पिछली बार का भैया, उनको कक्का जी को टिकट दिया गया, नहीं दिया गया, वहाँ से उनके बड़े नेता हैं, उसके बाद भी टिकट नहीं दिया गया। ये सारी बातें वहाँ इकट्ठी जाती हैं, और अगर यादव इस बार इकट्ठे हो गए तो सिंधिया के लिए बड़ी चुनौती अभी भी होती है, क्योंकि उसकी बैकिंग जो होती है वो राघोगढ़ का राज परिवार करता है, उसकी बैकिंग खुलेआम करता है, दिग्विजय सिंह जी करते हैं। तो राजा और लड़ाई वास्तव में राजा और महाराजा के बीच जाती है। और अब तो सिंधिया चूंकि कांग्रेस में नहीं है, तो दिग्विजय सिंह खुद उलझे हुए हैं राजगढ़ में, तो भले ही थोड़ा सा कमजोर पड़ जाए, लेकिन लड़ाई तो राजा महाराजा की होती है। उसमें अगर वोट बैंक यादवों का सध गया, अगर कांग्रेस ने साथ लिया, तो सिंधिया को फिर बड़ी चुनौती का सामना वहाँ करना पड़ सकता है।
क्योंकि गुना में बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर दोनों ही दलों ने अपने अदले बदले जो है दल बदल वाले नेताओं को टिकट दिया है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो यादव वोट बैंक है, पिछली बार केपी यादव के साथ था और भाजपा के साथ था। इस बार केपी यादव मैदान में नहीं है, लेकिन कांग्रेस से एक यादव नेता ही चुनाव मैदान में है। तो ये जो यादव वोट बैंक है, खासकर मैं इस ग्वालियर चंबल की पूरी बात करूँ क्योंकि इसके बाद हम पूरी बात करेंगे ग्वालियर चंबल के समग्र रूप से। हमने सीट वाइज एनालिसिस कर लिया। जो ये जो वोट बैंक है, खासकर जैसे गुर्जर है, यादव्स हैं और जो है एससी वोटर्स हैं, मुस्लिम्स हैं या अन्य जो बड़े वहाँ पर जो वोटर्स हैं, ये क्या पॉलिटिकली ये दल से ज़्यादा व्यक्ति या समाज के उस पर फोकस करते हैं? इस पर प्रकाश डालिए। और गुना में जो है यादव आखिर किस तरफ जाएगा? वही मैंने आपसे कहा कि उस इलाके में जो विशेष करके जो मुगावली इलाका है, मुगावली, अशोकनगर, उधर चले जाइए आप ईसागढ़, चंदेरी, इस पूरे इलाके में यादवों का दबदबा और यादवों का वोट बैंक यादव समाज के साथ होता है। पिछली बार भी देखिए, केपी सिंह इसलिए नहीं चुनाव, केपी यादव जी इसलिए चुनाव नहीं जीत गए कि वो बीजेपी से खड़े हुए थे। केपी यादव बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़े और उनके सामने सिंधिया जैसा बड़ा दिग्गज नेता था, लेकिन चूंकि यादव समाज एक हो गया तो वो उनको फ़ायदा मिल गया। राव देशराज सिंह मुगावली से निर्दलीय चुनाव लगातार चुनाव जीते। इनके जो अभी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी इनके पिताजी हुआ करते थे, वो लगातार चुनाव जीते और बड़े दबंगे नेता माने जाते थे सिर्फ यादवों के दम पर। तो मुझे आपसे कह रहा था कि मुगावली वाला इलाका हो या अशोकनगर का इलाका हो, चंदेरी का इलाका हो, ये पूरा का बोल के आप चलिए साडोरा जैसे गुना क्रॉस करते हैं, साडोरा से लेकर के, साडोरा से शुरू करके साडोरा से आगे चले साहब चले जाएंगे आगे, पूरा यादवों का बड़ा गुल्ल है और वो अपने समाज के साथ खड़ा होता है। पर कांग्रेस अगर ये गलती समझ रही है कि वोट बैंक उसके साथ है तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल है। और ऐसी स्थिति में वो अजय जो उनके पुत्र जो राव देशराज सिंह के पुत्र खड़े हुए हैं, उनका अपना दबदबा समाज पर कितना है ये अगर तय हो जाएगा तो फिर ये बड़ी चुनौती बन सकते हैं। अगर समाज का दबदबे में वो नहीं है, क्योंकि उस परिवार की इमेज जो थी, उस परिवार की, राव देशराज सिंह जी की अपनी प्रतिष्ठा थी। पिछली बार सिंधिया के खिलाफ केपी सिंह थे तो बीजेपी का वोट बैंक उनके पीछे था, लेकिन अब स्थितियाँ वैसी नहीं हैं। और यादव समाज अगर यादव के साथ खड़ा होता है और यादव समाज की जो कांग्रेस का अपना वोट बैंक वो खड़ा होता है, तब तो भी एक बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा अभी फिलहाल कि सिंधिया, देखिए सिंधिया के सामने वही चुनौती है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता नहीं है कि ये राव देशराज सिंह जी का जो दबदबा हुआ करता था वैसा दबदबा उनके बेटे का है, क्योंकि इनकी पत्नी, इनकी माताजी जो थी वो भी बीजेपी, पहले कांग्रेस में आई फिर बीजेपी में चली गई, बड़ा उहापोह स्थिति। तो एक डामाडोल स्थिति में जिस परिवार की हो वो बड़ी चुनौती नहीं बन पाता है। लेकिन केपी सिंह क्या कर रहे हैं, सवाल ये है यहाँ पर से कि केपी सिंह पिछली बार सिंधिया को हराने वाले केपी सिंह अभी बीजेपी में बने, पर बीजेपी ने वो कहीं का नहीं छोड़ा, ना उनको विधानसभा का टिकट दिया, ना राज्यसभा का टिकट दिया, ना लोकसभा का टिकट दिया। तो केपी सिंह क्या गेम करते हैं, इस पर सिंधिया की हार और जीत तय करेगी। बिल्कुल ठीक है। अब अजय जी, हम अगर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करते हैं, 4 लोकसभा सीटें बहुत कम है, लेकिन यहाँ से भाजपा और कांग्रेस में कद्दावर नेताओं की कमी नहीं है। यहाँ से दिग्विजय सिंह भी नेतृत्व करते हैं कांग्रेस में, और बीजेपी से नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, वीडी शर्मा भी उसी क्षेत्र से आते हैं, फिर जो है जयभान सिंह पवैया भी हैं, नरोत्तम मिश्रा भी हैं। तो ये एक बड़ी ऐसा, लेकिन ये जितने भी नेता हैं, अनूप मिश्रा भी बड़े नेता, अनूप मिश्रा, सिंधिया और दिग्विजय सिंह चूंकि चुनाव लड़े थे, ये चूंकि ये खुद चुनाव में उलझे हुए, तो ग्वालियर चंबल में वैसे ही ज़्यादा निकल नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भले परसेप्शन बीजेपी का बना हो, लेकिन वो भी उस तरीके की रिस्क या कह सकते हैं कि वो वोटिंग अपना मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं, या क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं दिखे नहीं ये नेता, बाकी नेता फिर भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये नेता कहीं नहीं निकले अपने क्षेत्रों से। देखिए, बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स बड़ी घमासान मचा हुआ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में, विशेषकर ग्वालियर इलाके में तो बहुत ज़्यादा घमासान मचा है, एक दूसरे के खिलाफ तमाम आरोप। अब नरेंद्र सिंह तोमर और रुस्तम सिंह की दांत काटी दुश्मनी सामने दिखाई पड़ती है। नरोत्तम मिश्रा नरेंद्र सिंह तोमर की नहीं पड़ती, साफ साफ दिखता है। विवेक सजवलकर एक उस परिवार के हैं जो बड़े सज्जन आदमी है, सहज आदमी है, लेकिन वो उस परिवार के, इस परिवार ने उस परिवार आरएसएस के माध्यम से बहुत कुछ किया, उनको साइडलाइन कर दिया गया। अनूप मिश्रा जी के बाद दबदबा हुआ करती कि अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे, उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो नाराजगी सब में है। जयभान सिंह पवैया को जिस तरह हाशिए पर किया गया, जयभान सिंह पवैया किसी जमाने में हिंदू नेता के रूप में बड़ी छवि हुआ करती थी, बजरंग दल के नेता हुआ करते थे, बड़े नेता हुआ करते थे, ग्वालियर से चुनाव जीते, उनको पार्टी ने धीरे धीरे हाशिए पर
कर दिया। आज सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद इन नेताओं ने भले ही उनको स्वीकार करने का मन बना लिया ऊपर से, लेकिन अंदरूनी तौर पर कलह बनी हुई है। एक नाम और हम बोल रहे हैं, प्रभात झा। प्रभात झा भी वहीं थे। भारतीय प्रभात झा बहुत सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य से पत्रकार थे, लेकिन बीजेपी की ने उनको प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा का सांसद बनाकर उनको भी कद्दावर नेता बना दिया। तो बीजेपी वहाँ कद्दावरों के बीच में उलझी हुई है, और कद्दावरों की उलझी हुई कहानी में निश्चित रूप से ये बात बनी है कि बीजेपी के अंदर, पर सवाल ये है सुशील जी कि कांग्रेस उतनी दमदारी के साथ मैदान में नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह को देखिए, वो शून्य में हाशिए पर, पता नहीं कहाँ पे क्या करने पड़े। राम निवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले आए। दिनेश गुर्जर जी कहाँ पे कोई पता ही नहीं है उनका, कोई आप समझिए। इधर आप आ जाइए तो शिव प्रताप सिंह जी जो गुना में बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनका परिवार का, उनके परिवार के बच्चे क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। देवेंद्र सिंह चाचौड़ा से विधायक हुआ, बड़े नेता हुआ करते, उनका कोई पता, उनके परिवार में अब क्या हो रहा है कोई पता नहीं है। मूल सिंह दादा जो हुआ करते थे राघवगढ़ के बड़े नेता, उनका कोई पता नहीं है। तो सवाल इस पूरी पट्टी में कांग्रेस ने अपने नेताओं को बिल्कुल काट कर फेंक दिया, अलग कर दिया, खत्म ही कर दिया। और बीजेपी में घमासान, तो बीजेपी के असंतोष को, घमासान को कैश करने के लिए कांग्रेस में कद्दावर नेता सामने आ जाए तो आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक सवाल मेरे मन में और पौधा है। यदि दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव मैदान में नहीं होते तो ग्वालियर चंबल में आप कितना पोटेंशियल कांग्रेस का और प्लस मानते, एक चीज़। दूसरा, आप भले ये लग रहा हो, लेकिन अगर ग्वालियर चंबल की हम बात करें तो कांग्रेस के कद्दावर राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं उसी क्षेत्र में हुई है। अभी प्रियंका भी गई, राहुल गांधी भी गए, और दोनों ही जो है वहाँ पर, तो क्या कांग्रेस को भी पोटेंशियल, क्योंकि अभी देखिए मध्य भारत में उनके दौरे नहीं हुए हैं, जबकि चुनाव के प्रचार का अंतिम चरण की बेला चल रही है, कल आखिरी दिन है। तो क्या कांग्रेस सही में ग्वालियर चंबल में पोटेंशियल देख रही है? और दूसरा भाई सवाल मेरा जो दिग्विजय सिंह यदि चुनाव मैदान में नहीं होते तो ग्वालियर चंबल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अगर दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में नहीं होते तो निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल अंचल के राजनीतिक फिजा का अंदाज अलग होता, और आज जिस दहशत में बीजेपी या सिंधिया हैं उससे बड़ी दहशत में होते, ये मैं माना। देखिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का अपना वजूद है, अपना पॉलिटिकल स्टाइल है, और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि अगर मध्य प्रदेश में कोई डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन का नाम दिग्विजय सिंह है तो निश्चित रूप से वो गुना से शुरू करके और बिल्कुल आखिरी मुरैना तक उनके अपने लोग, उनके अपने कार्यकर्ता हैं। दिग्विजय सिंह टोटली फ्री होते और उनको चंबल में, ग्वालियर चंबल में लगा देते तो स्थितियाँ हो सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा मजबूत हो जाती। और इसीलिए आप देखिए कि कांग्रेस के तमाम, भले आप देखिए तो कांग्रेस से ये चूक हुई है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस अगर दिग्विजय सिंह को फ्री कर देती तो ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता। और दिग्विजय सिंह वो नेता है जो गोविंद सिंह जी को पकड़ करके, केपी सिंह साहब को पकड़ करके, बाकी नेताओं को पकड़ करके चुनाव मैदान में उतार दे कि चलो प्रचार करो। दिग्विजय सिंह में वो क्वालिटी है। तो हमने ये ग्वालियर चंबल का विश्लेषण किया, सीट वाइज भी विश्लेषण किया, और साथ में यह भी बताया कि वहाँ के कद्दावर नेताओं की क्या स्थिति है। और एक अलग से हमने ये भी चर्चा की यदि दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में नहीं होते तो ग्वालियर चंबल का परिदृश्य क्या होता। अजय जी ने बहुत अच्छे से समझा। अभी 7 तारीख का जो मतदान होना है उसकी अभी 5 सीटें और बाकी हैं, उसमें मध्य भारत की सीटें हैं और एक बुंदेलखंड की सीट है। उस पर हम चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।